ये दीप उत्सव है, जश्न चरागा है। माहौल में हम हैं जहाँ आज़ादी के तमाम दीवानों की यादगार में ये किया जा रहा है। ये पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। हमारे चेयरमैन से लेकर के तमाम नौजवान यहाँ ये पेड़ रोप रहे हैं। और इस जिले के एक जानी मानी हस्ती सरवत साहब हैं जो इस वृक्षारोपण अभियान को एक प्रतीक के रूप में और बहुत ही बेहतरीन काम है हमारे पर्यावरण से लेकर के समाज के लिए उपयोगी। और आज जैसा हम कई बार गाते हैं, दोहराते हैं कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो आज तमाम ये नौजवान सारे लोगों ने यही काम किया है। इधर ये जो रौजा है जो सब पर फूल चढ़ाया गया है, आइए इसका हम एक नज़ारा आपको दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि कितना बेहतरीन नज़ारा है। ये आज़ादी के जो दीवाने शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके सम्मान में ये दीपक अभी और जलाए जाएंगे। अभी ये फूल चढ़ाए गए हैं। तमाम इस मोहल्ले के और इलाके के तमाम लोग आ रहे हैं जो यहाँ आज इनको अपनी एक तरह से श्रद्धा इनके प्रति प्रकट कर रहे हैं कि इन लोगों ने कुर्बानी दिया है देश के लिए। सन 1857 की जो पहली आज़ादी की जंग छिड़ी, पहला विद्रोह हुआ था, उसमें इस माहौल की धरती का जो इतिहास है और जौनपुर से जुड़ा हुआ जिसको हम सिराजे हिंद बोलते हैं। और ये स्थान जिसको जहां आज हम खड़े हुए हैं ये एक किला के रूप में था। चारों तरफ ऊंचे टीले और इसके पीछे खंदक है जिसको शायद आपको हम दिखा पाएंगे अपने इस वीडियो में। तो ये रौजा है और इस जगह पर माहौल के तमाम लोग अभी आना शुरू कर दिए हैं। शाम को यहाँ ये जश्न चरागा का आयोजन किया गया है जिसमें यहाँ के उप जिलाधिकारी यानी SDM जिनको हम कहते हैं उप जिलाधिकारी। हाँ, और देखिए आप बता रहे हैं जो मुख्य कब्र है वह किसकी है? ये सैयद वसारत जहाँ जो दो भाई थे, हाँ, जो इस रौजे के मालिक थे, यहाँ के एक तरह से राजा थे और जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, जिनको धोखे से मार दिया गया था। और ये लोग बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़े थे अपने देश के लिए अपनी। और ये सब उनके साथ मरने वाले, जान देने वाले, कुर्बानी देने वाले तमाम सैनिक हैं, सेनानी हैं इस देश के। और यहाँ तमाम ऐसे लोगों का ये कब्रें बनी हुई हैं जिन लोगों ने उस 1857 की लड़ाई में अपना काम किया था। और टीला सामने है, देखिए। हाँ, सामने टीले का दृश्य दिखाई दे रहा है। चारों तरफ खंदक है। ये सुरक्षित था पूरा एरिया, पूरा गांव ये सुरक्षित था। उस समय धीरे धीरे ये बरसात और तमाम कारणों से ये पहले से कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये याद करने लायक और नौजवानों को, नई पीढ़ी को जानने लायक है। इस पर हम समझते हैं कि अगले आने वाले वर्षों में और अधिक जागरूकता बढ़ेगी और लोग जुटेंगे यहाँ, जानेंगे और इन पर फख्र करेंगे ताकि हमारे भीतर भी वो जज्बा पैदा हो अपने देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुर्बानी देने का। बाहर एक कब्र है। हाँ, ये हाथी की कब्र है। हाथी की कब्र है। और ये कहा जाता है कि एक समय में जब इनको धोखे से पकड़ा गया और इनको फांसी देने के लिए हाथी पर इनको चढ़ाया गया और पेड़ से इनके गले में फंदा डाला गया और हाथी को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई तो हाथी ने हटने से मना कर दिया और वहाँ जमी रही। तो हाथी आगे पीछे कहीं हिली डुली नहीं। अंत में अंग्रेज़ों को उस हाथी को पहले गोली मारना पड़ा और गोली मारने के बाद जब हाथी गिरी तब जाकर के उनकी फांसी का फंदा लग पाया। और इसलिए उस हाथी को भी लोग बड़ी ही श्रद्धा से देखते हैं और उसकी कब्र यहाँ बाहर बनी हुई है जिसको सब लोग फूल चढ़ाते हैं, उसको भी सम्मान करते हैं। शाहिद साहब इस्तकबाल कर रहे हैं SDM फूलपुर साहब। इरशाद साहब वो इस्तकबाल करे चेयरमैन साहब का। डॉक्टर खुर्शीद मेहदी को दीजिए जो इस्तकबाल करें। मैं राजेश पांडे जी से कहूँगा कि वो आए और SDM साहब का इस्तकबाल करें। मैं शंकर भाई से कहूँगा कि शंकर भाई कि वो आए और चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करें। ये हमारे राजेश जी जो ये भी एक बहुत अच्छा है कि वो उनका इस्तकबाल करें। आप लोग तालियां बजाया करके इन सभी लोगों का इस्तकबाल करें। पेश कर रहा हूँ। हम लोग जहाँ में कभी धोखा नहीं खाते, हम लोग जहाँ में कभी धोखा नहीं खाते, हम फाका तो कर लेते हैं सदका नहीं खाते। हम फाका तो कर लेते हैं सदका नहीं खाते। और
हम अपनी रवायत के हम सदका नहीं खाते, हम लोग ज़माने कभी धोखा नहीं खाते, हम फाका तो कर लेते हैं। और ये शेर मुलाजा कर लीजिए कि भाई थे तो क्यों खा गए तुम भाई के हक को, भाई थे तो क्यों खा गए तुम भाई के हक को, हैवान तलक अपनों का मुर्दा नहीं खाते, हैवान तलक अपनों का मुर्दा नहीं खाते, और भूखे हैं मगर अपनी रवायत के अमी हैं। शेर मुलाजा कीजिएगा कि भूखे हैं मगर अपनी रवायत के अमी हैं, एक रोटी भी मिल जाए तो तन्हा नहीं खाते, वाह क्या बात है। एक रोटी भी मिल जाए तो तन्हा नहीं खाते, हम लोग जहाँ में कभी धोखा नहीं खाते। याद नहीं। आप देख रहे हैं द तरकस, और आज यहाँ ऑल इंडिया कैफी आजमी एकेडमी लखनऊ के जेर एहतमाम दीप उत्सव जश्न चरागा का आयोजन किया गया है, जिसमें सईद मेहदी उर्फ सरबत जी जो महासचिव हैं ऑल इंडिया कैफी आजमी एकेडमी लखनऊ के, और आज मुख्य अतिथि होंगे रावेंद्र सिंह उप जिलाधिकारी फूलपुर आजमगढ़, और जो चेयरमैन हैं माहुल नगर पंचायत के बदरे आलम जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये खास तरह का कार्यक्रम है। ये माहुल की धरती अपने में एक व्यापक इतिहास समेटे हुए है। आज़ादी के दीवानों ने यहाँ पर किस तरह से जंग आज़ादी की मुहिम चलाई थी, यहाँ किला था, ये सैनिक छावनी थी, और पूरे इस माहुल के माहौल को आज बड़ी जिंदादिली से यहाँ महसूस किया जा सकता है। तमाम नौजवान सारे लोग जुट रहे हैं और आज यहाँ मनाया जाएगा वह पर्व, वह उत्सव। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं वकील साहब जो काबिल आदमी हैं, इसके बारे में बेहतरीन जानकारी दे सकते हैं, और तमाम यहाँ के ये बदरे आलम जी जो चेयरमैन हैं, और भी तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। ये युवा नेता हैं दिलशाद साहब, और भी तमाम नौजवान सारे लोग हैं। तो आइए हम बात करते हैं वकील साहब से। वकील साहब, आप पहले अपना परिचय बताएं, फिर आज के इस आयोजन और यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम है सैयद मेहदी रज़ा एडवोकेट। मैं यहाँ फूलपुर तहसील में वकालत करता हूँ तकरीबन 50 साल से। और ख़ास बात यह है कि हमारे इस माहौल को ये गौरव प्राप्त है कि 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें माहौल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जो कि इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, छोटी बातें अक्सर छूट जाती हैं, लेकिन मैंने बुज़ुर्गों से भी सुना है और आजमगढ़ 1857 के 1860 के गजेटियर में भी देखा है कि यहाँ पर एक राजा सैयद इरादत जहाँ, उनको लोग अक्सर इदारत जहाँ कहते हैं, लेकिन उनका सही नाम इरादत जहाँ था, राजा सैयद इरादत जहाँ, उनका यहाँ पर एक मिट्टी का किला बना हुआ था। और इस जगह जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं, यहाँ पर रौज़ा और कब्रिस्तान मौजूदा हालत में है। यहाँ पर उनका कुछ ख़ास फ़ौज वगैरह रहती थी, और थोड़ी दूर पर एक जगह है जिस एक महल्ला, उसका अब नाम तोपखाना है, वहाँ पर तोपें वगैरह रहती थी। और जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे सामने एक टीला इस वक्त भी मौजूद है जिस पर तोपें लगी रहती थी, और 2 टीले और पूरब साइड में, दक्षिण साइड में थे, जिस पर ऊंचे ऊंचे टीले थे, जिस पर तोपें लगी रहती थी। और चूँकि वो मिट्टी का किला था, लिहाजा जब राजा इरादत जहाँ को धोखे से इन लोगों ने शहीद कर दिया और वहाँ पर फांसी दे दिया, ये गढ़े मुबारकपुर में फांसी दे दिया, तो उसके बाद फिर इस किले के ऊपर भी वो आ गए, तोपों से ये पूरा किला गिरा दिया। और जो बिल्डिंग्स थी उनकी, उन बिल्डिंग्स में से मैंने एक खपरेला की इमारत अपनी आँख से देखा है, जिसमें मेरी जानकारी के मुताबिक 1901 से लेकर 1901 तक जहाँ पर तहसील थी, और उसके बाद तहसील अरोड़ा चली गई। उस बिल्डिंग को मैंने देखा है। उसमें बाद में जब तहसील अरोड़ा चली गई, उसके बाद फूलपुर चली गई 1930 में,
तो उस बिल्डिंग में बाद में प्राइमरी स्कूल चलता था। उस जगह पर आज हॉस्पिटल बना हुआ है, CHC बनी हुई है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अहम मकाम था। और इस जगह जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर कुछ शहीदों की कब्रें हैं, कुछ ख़ास लोग भी हैं शहीद, और कुछ आम लोग भी हैं जिनकी कब्रें यहाँ पर हैं। और इस माहौल को ये गौरव प्राप्त है कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने 1857 की पहले स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और अंग्रेज़ों को नाकों चने जमवा दिया। ये ज़रूर बात है कि धोखे से, हर जगह वो धोखे से काम करते थे अंग्रेज़ लोग, और माहौल को भी, माहौल के राजा को भी इसी तरह धोखे से शहीद करके, उनके आदमियों को भी इसी तरह से शहीद कर दिया। और जितने लोग भी उनको माहौल में मिले, सबको एक लाइन से खड़ा करके उन्होंने शहीद कर दिया। 1 बाई 1 बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उनको लाइन से खड़ा करके एक एक करके मारा। कोई जाता था, भागने कोई कहता, पकड़ लेते थे। बहरहाल बहुत ज़्यादा जुल्म किए। उसके बाद एक बार 1857 के बाद 10-5 साल के लिए माहौल पूरी तरह से उजड़ गया। फिर लोग वहाँ के बसना शुरू हुए, और उसके बाद से ये बस्ती आज यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपस में बहुत एकता है, झगड़े लड़ाई नहीं होते, दंगा फसाद नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के शरीक रहते हैं, और कोई किसी तरह का आपस में विरोध नहीं होता। छोटी छोटी बातें कभी हो जाती हैं तो बड़े बुज़ुर्ग उसको, और मैं इसलिए ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत दिन तक, करीब 35-36 साल तक यहाँ के प्रधान रहे, और मैंने करीब से यहाँ के हालात को देखा है। किसी किस्म का यहाँ आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं है। और एक बात और बता दूँ, यहाँ की रामलीला बहुत मशहूर है। मैंने सुना है कि तुलसीदास यहाँ स्वयं आए थे, उन्होंने कुछ देर यहाँ पर रामायण का पाठ किया था, रामचरितमानस का पाठ किया था यहाँ पर। और वो किस ज़माने में आए थे? अकबर के ज़माने में थे वो, 1575 में या 1580 में तुलसीदास यहाँ पर आए थे। और ये मैं बुज़ुर्गों से मैंने ऐसा सुना है, और इसलिए यहाँ की रामलीला भी आज तक बहुत मशहूर है। और मेरे पिताजी उस रामलीला के आयोजन में बहुत दिनों तक अपना सहयोग देते रहे और हर तरह से रहे। और बहुत लोग भी, सब लोग भी, यहाँ तक कि मैंने भी रामलीला में कुछ पाठ किया है, मुझे अच्छी तरह से याद है बचपन में। तो ये बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर है। और उसी वजह से कि राजा इरादत जहाँ एक अच्छे राजा थे, उन्होंने जनता को बहुत आराम दिया था। अंग्रेज़ों के आने के बाद सारी बातें बदल गईं, और इतिहास में बहुत सी बातें नहीं आई। मुझे इस बात का अफसोस है। लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे माहौल का क्रांतिकारी इतिहास, और इसके बारे में सैयद मेहदी रजा एडवोकेट जो हमारे बीच में हैं, उन्होंने आपको जानकारी दिया। और बहुत सारे इतिहास इसके अभी भी हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, नौजवानों को जानना होगा। और हमारे बीच एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। हाँ, वो उनसे हम चाहेंगे कि हाँ कुछ। कैसर माहौली साहब। हाँ, कैसर माहौली साहब, अपना परिचय दें पहले आप। मैं हाँ, शायर भी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। एक इनकी शायरी। बाकर मेहदी कैसर माहौली के नाम से मशहूर हूँ। अभी जो हमारे बड़े भाई मेहदी रजा एडवोकेट ने बातें कहीं माहौल के मुताल्लिक, पूरा इतिहास आपके सामने रखा। इसका उल्लेख मैं जिक्र कर दूं कि एक किताब है ऐतिहासिक जिसका नाम है शराज हिंद जौनपुर। उसमें तारीख़ माहौल 3 वरक़ में है, 3 वरक़ में। और इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है, जब यह गांव इदारत जहां राजा ने बसाया था, उस वक़्त इस चीज़ का एहतमाम किया था इस गांव के लिए कि इस गांव में 3 कौमें जो लड़ाकू समझी जाती हैं उस दौर में, आज तक नहीं है। हर बिरादरी के लोग अपने एक अलग मोहल्ले में बसे हुए थे, जैसे कि गफाली टोला, धोबियाना, यानी हर नाव का तकिया, हर मोहल्ला अपनी महदूद मोहल्ले में रहता था। और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थीं वो यहाँ से
मिल जाया करती थी उस दौर में। और कुछ ऐसी मखसूस चीज़ें थी, जैसे यहाँ का भी जिक्र किया टीले का, तो ये गांव के चारों तरफ टीला था और टीले के नीचे पूरे गांव को घेरे हुए खंदक थी, जिसमें वो इसलिए बनाई गई थी कि बाहर का दुश्मन कोई गांव के अंदर आ ना सके और गांव के लोग महफूज रहें। और आज भी यहाँ जितने त्यौहार मनाए जाते हैं सबकी सहयोग से मनाए जाते हैं। आज होली है, कल होली है, इसमें तमाम मुसलमान, हिंदू, सारी बिरादरी के लोग शिरकत करते हैं। ईद बकरीद में सारी बिरादरी के लोग, मुहर्रम में सबका शाना बशाना साथ रहता है। यहाँ किसी चीज़ की कोई वो नहीं होती, ना आज तक कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना कोई फसाद आज तक का रिकॉर्ड है कि यहाँ माहौल में नहीं हुआ है। बस इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कैसर माहौली जी भी बता रहे थे माहौल का इतिहास, और आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दिया है, और हिंदू मुस्लिम एकता से लेकर के मिलजुल करके काम करने का जो यहाँ जज्बा रहा है। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक शायर हैं, तो शेर नहीं पूरा का पूरा एक गज़ल या जो भी आप चाहें सुनाएं, ताकि हमारे दर्शकों तक आपकी बात, आपका असली संदेश पहुंच सके। तो आपके सामने हैं कैसर माहौली जी, और अपनी शायरी के साथ आप एक बड़े फनकार हैं, आपकी प्रशंसा होती है इस मामले में, तो आइए सुनिए। शेर पेश कर रहा हूँ, मतलब मुलाजा कर लें कि ज़मीं के नीचे से खंडहर ज़रूर निकलेगा, ज़मीं के नीचे से खंडहर ज़रूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा। और ज़मीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, ज़मीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर ज़रूर निकलेगा, मेरे बुजुर्गों का भी सर ज़रूर निकलेगा। और शेर पेश कर रहा हूँ कि ये बस्तियाँ नहीं, ये मकबरे नहीं, इसमें हैं बस्तियाँ आबाद। मैं रौज़ा टोला में बैठा हुआ हूँ और इस ज़िम्न में ये शेर पेश कर रहा हूँ कि ये मकबरे नहीं, इसमें है बस्तियाँ आबाद, खुला हयात का एक दर ज़रूर निकलेगा। वाह क्या बात! खुला हयात का एक दर ज़रूर निकलेगा, और मेरे बुजुर्गों का भी सर ज़रूर निकलेगा। तो ये तो अभी आपने शुरुआत किया, एक अब और कर दीजिए।